नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं जीएस की यूपीएससी में। जैसे कि आप सभी जान चुके हैं कि 7th क्लास की एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड की जाती है स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम के लिए। हम इसमें कवर कर रहे हैं प्रॉपर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी और वास्तव में हम विशेष रूप से सीख रहे हैं कि जो एग्जामिनेशंस में प्रश्न आता है उसकी शब्दावली को। एनसीईआरटी पढ़ना खाली रीड करना नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है क्या है कि जो आपके प्री या मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है आप उस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएं और उसका उत्तर दे पाएं। वो पूरी तरीके से हम इस वीडियो में कवर करा रहे हैं। आप भविष्य के आईएएस हैं और आईएएस ऑफिसर्स हैं। मैं आपसे सभी से कहूंगा कि प्रॉपर तरीके से 6th क्लास की यदि एनसीईआरटी नहीं देखी है तो उसे देखिए और इसे भी प्रॉपर तरीके से देखिए। दूसरी बात है कि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ये कंटिन्यूअसली सीरीज 12 तक चलेगी। प्रॉपर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चलेगी। यदि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेश्चंस यूपीएससी से रिलेटेड, यूपीपीसीएस से रिलेटेड या एनसीईआरटी से रिलेटेड है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमने एक वादा किया था आपसे कि एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र हिंदी मीडियम में हम लेके आएंगे। उसकी क्लासेस जल्दी ही आ जाएंगी, पर रोज नहीं आएंगी। प्रॉपर तरीके से हम वो उसका कंटेंट क्रिएशन में लगे हुए हैं और हिंदी मीडियम में पहली बार यूट्यूब चैनल पर वो पूरा अपलोड किया जाएगा। आप सभी की सपोर्ट हमें आगे ले जाएगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। जैसे ही इसमें 2000 के करीब या 3000 के करीब सब्सक्राइबर होंगे तो हम एक और लॉन्चिंग करेंगे जो यूपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि विशेष रूप से हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, यूपीपीसीएस के लिए और वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। कल किससे वाली वाला पार्ट हो चुका था, उसमें हमने बहुत कम टाइम में 22 या 25 मिनट की वीडियो ले पाई थी और कंप्लीट पोर्शन कवर नहीं हो पाया था। आज की जो क्लास में हम कवर करने वाले हैं पूरे पोर्शन को। ये पहला चैप्टर है, भारतीय भौगोलिक विविधता के बारे में हम चैप्टर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और जो हमें आज टॉपिक स्टार्ट करना है वो टॉपिक आपके सामने है। टॉपिक का नाम है भारत का शीत मरुस्थल। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट करे, यदि एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो एनसीईआरटी की बुक खोल सकते हैं और यदि नहीं है तो प्रॉपर तरीके से आप एनसीईआरटी को वॉच कर सकते हैं। ऐसा आपने सुना होगा कि सभी के सभी आईएएस ऑफिसर्स जो सिलेक्टेड हैं, जो कैंडिडेट हैं, नॉन सिलेक्टेड हैं, उन सबका मानना है कि एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक करनी चाहिए। इसका वास्तव में रीजन क्या है? इसका वास्तव में रीजन है कि ये एनसीईआरटी फाउंडेशंस है जो किसी भी टॉपिक को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कर देती है। जब आप किसी इसके ऊपर वाले टॉपिक को पढ़ते हैं तो थोड़ी इंपॉर्टेंस अच्छी तरीके से समझ में आती है कि वास्तव में उस टॉपिक का कितना महत्व है। तो बेसिक चीजों को कवर कराने का काम एनसीईआरटी करती है और जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी जो शब्दावली, उन शब्दावलियों को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा पास टॉपिक जो है, हमारे पास ये टॉपिक है जिसका नाम है भारत का शीत मरुस्थल। क्या है? भारत का शीत मरुस्थल। चलिए समझते हैं। शीत पहले शब्द है मरुस्थल। मरुस्थल शब्द सुनते ही मन में उष्ण प्रदेश की छवि उभरती है, हल्की। मरुस्थल शीत भी कहते हैं, उष्ण प्रदेश या मरुस्थल शीत भी कहते हैं। भारत में एक ऐसा शीत मरुस्थल है जहां लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, जहां सर्दियों में तापमान भी क्या होता है, 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। सर्दियों के समय में भी यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। भूभाग कैसा होता है? ऊबड़ खाबड़ है, जहाँ चट्टानी क्षेत्र, गहरी घाटियां, पेंगोंग पेंगोंगत्सो या तोशुमा का अर्थ होता है झील। पेंगोंगत्सो का मतलब होता है झील जैसी सम्मिलित घाटियां हैं। ये मरुस्थल के बारे में बताया गया है। उसके बाद यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे ये लद्दाख की चंद्रभूमि है कुछ है। आप देख पा रहे हैं इस तरीके का दृश्य। सर्दी के मौसम में भी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखा जाता है। जबकि दिखाया गया है कि यहाँ की भूमि चंद्रमा की तरह जैसी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? चंद्रमा की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे चंद्रभूमि कहा जाता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा दिखाई प्रतीत होता है कश्मीर की भूमि की चंद्रमा की तरह है, तो हम कह सकते हैं इसे चंद्रभूमि कहा जाता है। बहुत सारे भूगो भूगो
भूगर्भ शास्त्री भूभाग के निर्माण की व्याख्या इस तथ्य से करते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा है। जब भारतीय भूभाग यूरेशिया से टकराया तो पहाड़ मुड़ गए। आपने देखा है यूरेशियन प्लेट के बारे में। यह मुड़ा हुआ भाग कभी एक महासागर का हिस्सा था, इसलिए इस क्षेत्र की चट्टानें मुख्य रूप से रेत और चिकनी मिट्टी से बनी होती हैं। जो ये भाग है रेत से बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं इसका जो चट्टानें हैं चिकनी मिट्टी की बनी होती हैं। ये चट्टानें जो आपको देखने को मिलती हैं, जो दृश्य आप देख पा रहे हैं जिसे चंद्रभूमि नाम दिया गया है। उसके बाद का दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये काफी अच्छा दृश्य है। हिमालय हिमालय लोगों के जीवन में याक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन्हें दूध, मांस, ऊन और गोबर के लिए पाला जाता है, जो परिवहन के लिए भी उपयोग में लाया जाता है, और इन्हें हम ट्रांसपोर्टेशंस के रूप में भी लाया जाता है। तो हम कह सकते हैं हिमालय लोग अधिकतर याक को पालते हैं, क्योंकि दूध, मांस और ऊन और गोबर के लिए पालते हैं। ये आप समझ पाते हैं, वहाँ की ईंधन हो सकते हैं, उनके संसाधन हो सकते हैं, जो याक से प्राप्त होते हैं। उसके बाद की घटना है हमारे पास, ये दृश्य काफी अच्छा है, रोचक है। लद्दाख में पेंगुइन से झील है, ये पेंगुइन झील है जो खारे पानी के कारण अन्य झीलों से क्या है, भिन्न है। इस झील का पानी खारा है। इसके जल में खारापन आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में घुले खनिजों के कारण है। यहाँ पे जो खनिज है उस खनिजों के कारण यहाँ का पानी खारा माना जाता है। तो इसका मतलब पेंगुइन झील का जो पानी होता है वो खारा होता है, या खारे पानी की झील होती है, जो कि लद्दाख में स्थित है। आगे दिखाया गया है कि समय के साथ पवन वर्षा से पहाड़ों का अपरदन कर इसे आकार में बदल दिया गया, जिसे आप चित्र में आप देख पाते हैं। पहले झील नीचे गहरी सी थी, अब थोड़ी सी बदल दी गई है या बदल गई है। इसका कारण ये है कि ऊपर से अपरदन हुआ, मिट्टी नीचे आई और अलग तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला। कठिन परिस्थितियों के होते हुए भी लद्दाख में क्या क्या चीज पाया जाता है? हिम तेंदुए, आइबेक्स और तिब्बती मृग जैसे अद्वितीय वन्यजीवों का घर भी है। लद्दाखी लोग सादा जीवन जीते हैं। यह क्षेत्र अपने प्राचीन बौद्ध मठों और लोसर और हेमिस महोत्सव जैसे रंग बिरंगे त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। ये काफी अच्छे वहाँ के क्या है, महोत्सव हैं। उसके बाद गंगा उसके बाद टॉपिक आता है गंगा के मैदान। मतलब जहां से गंगा बहती है, गंगा के आसपास का जो क्षेत्र है, हम उसे बोलते हैं गंगा का क्षेत्र या गंगा का मैदान। इसके बाद हम देखते हैं क्या है, जैसे जैसे हम हिमालय से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, वे गंगा के विशाल और उपजाऊ मैदानों के में पहुंचते हैं। तो ये मैदान भारत के इतिहास और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भाग है। इन मैदानों का हिमालय से निकलने वाली विशाल नदियां पोषित होती हैं। यहाँ से निकलने वाली बहुत बड़ी बड़ी नदियां क्या होती हैं, पोषित होती हैं, जो इस क्षेत्र के लिए जल के रूप में महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। मतलब इस वाले क्षेत्र को हम कह सकते हैं, जो नदी निकली है जल के बेसिस पे एक जीवन रेखा का काम करती है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां प्रणाली अपनी सहायक नदियों के व्यापक जल से इस क्षेत्र की मिट्टी को खनिज में समृद्ध करती हैं। मुख्य रूप से देखिए जाए तो ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की प्रणाली पड़नी होती है, जिससे ये क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ हो जाता है और ये कई हद तक कृषि प्रधान हो जाता है, कृषि के लिए आदर्श बन जाता है, अच्छी कृषि हो पाती है। नदियां अपने साथ अनेक खनिज लाती हैं जो मिट्टी को उपजाऊ करती हैं। जब नदियां आती हैं, बहती हैं, तो बहुत सारे खनिज पदार्थ लाती हैं और खनिज पदार्थ मिट्टी के लिए उपजाऊ होते हैं, जिससे प्रचुर मात्रा में कृषि संभव होती है, जिससे कृषि अच्छी मात्रा में हो पाती है। नदियां जल विद्युत उत्पादन का भी एक स्रोत है। नदियों के द्वारा हम टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर पाते हैं। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इन मैदानी क्षेत्र में रहता है। तो कह सकते हैं गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा के किनारे बहुत सारे लोग, या कह सकते हैं भारत की अधिक आबादी बसती है, क्योंकि अच्छे स्रोत हैं, कृषि के अच्छे स्रोत और बाकी पानी की अच्छी उपलब्धता के कारण लोग गंगा के क्षेत्र या गंगा के मैदान के करीब रहते हैं। उसके बाद की घटना हमारे पास है, उसके पास आप चित्र देख सकते हैं। ये एक मैदान में आधुनिक कृषि पद्धति है, ट्रैक्टर थ्रेशर के द्वारा अनाज को प्राप्त किया जा रहा है। दिल्ली का हवाई दृश्य, जिसमें ऊपर दाईं ओर यमुना नदी दिखाई देती है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद की घटनाएं हम देख पाते हैं नीचे।
ये उत्तर प्रदेश में बहुफसली कृषि है, मतलब कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा रीजन जहाँ जनगणना का क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ एक ही प्रकार की फसल नहीं, अनेक अनेक प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। पश्चिमी बंगाल में धान के खेतों में काम करती हुई ग्रामीण महिलाएं, इस तरीके का दृश्य दिखाया गया है। और जो अभी सीजन चल रहा है, साढ़ का महीना, ये धान का समय है। बिहार और बंगाल के क्षेत्र में इस समय अधिक रूप से धान लगाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदान की समतल भूमि में एक विस्तृत परिवर्तन तंत्र विकसित हुआ। सड़क रेलवे तंत्र लंबी दूरियां तक लोगों द्वारा माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाते हैं। रेल और कह सकते हैं सड़कों का अच्छा स्ट्रक्चर होने के कारण लोगों को जाने आने में, माल को ले जाने में और सारी चीज़ों की सुविधाएं हो पाई। जैसे कि आप अतीत के चित्रपाट से संबंधित अध्याय में देखेंगे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों का उपयोग मात्र यात्रा व्यापार के शताब्दियों से किया जा रहा था। मतलब 100 साल पहले देखें तो वास्तव में देखा जाए तो नदियों का उपयोग हम यात्रा और व्यापार के क्षेत्र में अधिक करते थे। लेकिन रेलवे और कह सकते हैं सड़कों का अच्छी तरीके से विकास होने के कारण यहाँ से भी अब माल की आवाजाही, व्यापार संभव हो सका। ये दृश्य आप देख पाते हैं, ये रेलवे चित्र है। गंगा के मैदान में परिवहन के विविध साधन उपलब्ध हैं। ये दृश्य गंगा का वो पुल है, देख पा रहे होंगे आप कभी यदि गए हों प्रयागराज, इलाहाबाद, तो पुल आपको दिखता है। उसके अंदर जो नाव है, जिनके द्वारा लोग क्या करते हैं, व्यापार या एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं। ये रेलवे ट्रैक है जिसके माध्यम से लोग बड़े बड़े दूर तक जाते हैं। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर, अन्य अन्य जगह भारत के पहुंच पाते हैं और माल भी जा पाता है। ये दिखा है भारत में अधिकांश नदियों के नाम देवियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी आदि, जबकि ब्रह्मपुत्र के नाम का अर्थ ब्रह्मा का पुत्र है। गर्मियों में सूखने की अपेक्षा इन नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न आपके लिए है कि ये वो नदियां हैं जहां गर्मियों के समय में नदियां सूखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ ये भी कह सकते हैं कि ग्लेशियर के पिघलने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण हो सकता है ग्लेशियर पिघल रहा हो। इस वजह से इन नदियों का जो कहीं ना कहीं पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है। आप अपना क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं कमेंट में। ये चित्र है गंगा के मैदान की उपदृश्य द्वारा लिया गया एक चित्र है। और उसके बाद ये है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में लकड़ी की डाली पर बैठा एक उत्तरी मैदानी ग्रे लंगूर, सॉरी, ग्रे लंगूर, जो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये बाघ जो विलुप्त के कगार पर थे, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर ने इनके पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सरकार ने इस पे मुहिम लाई है और प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से कहीं ना कहीं जितने टाइगर्स हैं उनको प्रिजर्व किया है और बाकी लाए गए हैं, जिससे कि ये पूरी तरीके से विलुप्त ना हो जाएं। उसके बाद है एक वयस्क भारतीय घड़ियाल की लंबाई, जो घड़ियाल है ये नदी में पाया जाता है, जो 2.5 से 4.5 मीटर लंबा होता है। सरीसृप विलुप्त होने के कगार पर है। कानूनी रूप से इसका शिकार अथवा इसे क्षति पहुंचाना निषेध घोषित किया गया है। सरीसृप को, घड़ियाल को मार नहीं सकते हैं, ये सरकार के द्वारा इसे क्या है प्रतिबंधित किया गया है, जिस क्योंकि ये अब अंतिम रूप से विलुप्त होने की कगार पर है। मोर और मोरनी, भारतीय मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। काफी अच्छा दृश्य देखा जाता है। अब हम देखते हैं इसके बाद विशाल भारतीय मरुस्थल और थार मरुस्थल। आप रेगिस्तान की घटनाएं या रेगिस्तान की बारे में घटनाएं हमेशा सुनते होंगे, जहां पानी की किल्लत, जहां दूर दूर तक पानी की कोई समस्या झेल रहे लोग हैं और पूरी तरीके से रेतीला इलाका है। तो वास्तव में वो थार मरुस्थल है कैसा, वहाँ कैसे लोग सरवाइव कर पाते हैं और कैसे रहते हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम भारत के मानचित्र पर विश्व की पश्चिम की ओर बढ़ें तो आपको ये पीलापन लिए क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा। यह क्षेत्र थार मरुस्थल है। आपको यह दिखाई देता है कि सुनहरी रेत की टीलों का एक विशाल विस्तृत उबड़ खाबड़ क्षेत्र, व्यापक खुला आसमान, पूरी तरीके से खुला आसमान है और ये थार मरुस्थल के रेत की टीलों का एक यात्री गुजर रहा है।
ये पूरी रेत है। गर्मी के समय में काफी ज्यादा टेम्परेचर देखा जाता है। रेत की टीले का आकार कैसा होता है ये आप बताएंगे। पर्वत चट्टानों से बने होते हैं, इनका आकार स्थिर होता है। आपको क्या लगता है कि रेत की टीलों का आकार भी इसके समान होता है जबकि केवल रेत से बने होते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक दृश्य दिखा रखा है जैसलमेर राजस्थान का ही दृश्य है। जैसलमेर स्वर्ण नगरी कहा जाता है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, जो भारत के थार मरुस्थल के मध्य स्थित है। जहाँ पर भारत का थार मरुस्थल है वहाँ पर एक नगरी है जिसे जैसलमेर कहते हैं, और जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है कि मध्य स्थित है। जैसलमेर किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल है। कह सकते हैं यूनेस्को में ये सम्मिलित हो गया है। रेत के टीले तब बनते हैं जब हवा की दिशा में रेत को स्थानांतरित कर पहाड़ी जैसी आकृति प्रदान करती है। कभी-कभी ये टीले 150 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं, मतलब जिनकी ऊंचाई जो है 150 मीटर ऊंची हो जाती है। थार मरुस्थल एक विशाल शुष्क क्षेत्र है जिसका अधिकांश भाग भारत में स्थित है, जो कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। मरुस्थल कठोर परिस्थितियों के कारण ये प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं। मानव और पशु आवागमन को बाधित करते हैं क्योंकि यहाँ दिन के समय अत्यधिक तापमान और रात अत्यधिक ठंडी, जल की उपलब्धता का अभाव देखा जाता है। तो दिन में ज्यादा गर्मी और रात में ज्यादा ठंड, और कह सकते हैं जल की उपलब्धता का अभाव रहता है। थार में रहने वाले लोगों ने अपनी जीवन शैली को इस स्थान और वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया है। उनका खान-पान, वेशभूषा, जीवन शैली इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल है। वहाँ के लोग उसी तरीके से सर्वाइव करते हैं। आप भी जानते हैं कि जिस परिस्थिति में आप रहते हैं, यदि आपको सर्वाइव करना है, तो आपको उस परिस्थिति के अनुकूल ढलना होगा। चलिए, हाँ, पुष्कर मेले में ऊँट बहुत बड़ा मरुस्थल मेला लगता है जिसे पुष्कर कहा जाता है, और जहाँ पे पशुओं को बहुत बड़ा मेला लगता है, ये दृश्य दिखाया गया है। इसके बाद की घटना, आप इन दृश्यों को देख पा रहे हैं। घर से दूर जल स्रोत से लाती हुई महिलाएं बाएं, और ग्राम में वर्षा जल संचयन की संरचना। इस तरीके से वर्षा जल संचय कर लिया जाता है और गांव के लोगों को इसका फायदा हो पाता है। लोग दूर दूर से जल लाया जाता है। मरुस्थल में जल का अभाव होता है। महिलाओं को प्राय अपने परिवार के लिए जल लाने हेतु प्रतिदिन लंबी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए बर्तनों को स्वच्छ करने की परंपरा विधि यह है कि उन्हें रेत से तब तक रगड़ा जाए तब तक वे साफ ना हो जाएं। धोने के लिए जल की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है। धोने के लिए उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग किसी पौधे को सींचने जैसी कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब भी आप नल खुला छोड़ें तो थार रेगिस्तान के लोगों को याद अवश्य करें। राजस्थान अपने पारंपरिक जल संसाधन के उपायों के लिए जल संसाधन के उपायों के लिए, जिसमें टंका या कुंड सम्मिलित है, जिसमें प्रसिद्ध विशेष जल संग्रहण विधियां वर्षा के जल को पीने के उद्देश्य से संचित करती हैं। जब भी आप अपने नल को खोलें तो आप देखें कि यदि पानी बह रहा है, तो आप पानी की कीमत रेगिस्तान की उस घटना से समझ सकते हैं जहां पर महिलाएं अपनी गुंड को या अपने बर्तनों को साफ करने के लिए रेत का उपयोग करती हैं, ना कि पानी का। तो पानी वेस्ट ना किया जाए। उसके आगे की घटनाएं अब इस प्रकार हैं। अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन और पर्वत श्रृंखला में से एक है, जो लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पुरानी है। इस पर्वत श्रृंखला में अनेक चोटियां, पहाड़ियां, हालांकि इसकी लंबाई सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू 1722 मीटर है, लेकिन इसकी अधिकांश पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक ऊंची हैं। यह एक रोचक नहीं, अरावली में स्थित, ये आपने देखा होगा, अभी एक घटना चली थी अरावली में, सारे जंगल को काटा जा रहा था जिससे बहुत सारे जीव जंतु मर सकते हैं और कहीं ना कहीं वातावरण में नुकसान हो सकता है। अरावली एक विशेष एक भाग है जो श्रृंखला आगे थार मरुस्थल संभव आरंभ होता है। अंतरिक्ष से देखने वाला अरावली का एक भाग इस तरीके का दिखाया गया है। माउंट आबू में थार मरुस्थल में स्थित जोधपुर की लगभग 4.5 घंटे की गाड़ी से यात्रा आपको एक पूर्ण रूप से विभिन्न भौगोलिक परिदृश्य को में ले जाती है। जब माउंट आबू से आप जोधपुर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर पूरा दृश्य उसकी भौगोलिक दृष्टि को आप देख पाते हैं। जैसलमेर, जोधपुर, ये सारी के सारी जगह राजस्थान की हैं। अरावली श्रृंखला उत्तर पश्चिम भारत के भूभाग और जलवायु को आकार
देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये प्राकृतिक प्राचीर के रूप में मरुस्थल का पूर्ण की ओर से विकसित होने से रोकती है। आप इस विषय में आगे विस्तृत से पढ़ेंगे। अरावली से घिरा हुआ कुंभलगढ़ किला जो पहाड़ियों में स्थित है, यह स्थान शत्रुओं को रोकने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है। शत्रुओं को रोकने के प्रॉपर तरीके से एक वॉल दीवार बनी हुई है जिससे इस साइड से उस साइड शत्रुओं को रोका जा सकता है। संगमरमर, ग्रेनाइट, जस्ता और तांबे जैसे खनिज से भरपूर होने के कारण अरावली पहाड़ियों ने सदियों से खनन और निर्माण क्रियाकलापों को आकर्षित किया है। जावर में स्थित प्राचीन खदानों में प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि 18वीं शताब्दी के पूर्व जस्ता निकलने के कौशल में महारत हासिल करने में भारतीय विश्व में अग्रणी था। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जैसे ऐतिहासिक किले भी यहाँ पर स्थित हैं, जहाँ जस्ता के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। इसके बाद घटना है प्रादीपीय पठार। भारत में अनेक पठार हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पठार देश के मध्य और दक्षिण में स्थित त्रिकोणीय प्रादीपीय पठार है। यदि आप स्ट्रक्चर देखें इंडिया के मैप का, तो यहाँ से जो नीचे वाला स्थिति है इसे हम बोलते हैं, यहाँ पे जो मिलता है उसे हम बोलते हैं त्रिकोणीय प्रादीपीय पठार। प्रादीपीय क्या होता है? वह भूभाग जहाँ जो तीन ओर से जल से घिरा होता है उसे प्रादीपीय कहते हैं। तीन ओर से जल से घिरा होता है प्रादीपीय। यह एक बहुत पुरानी भूमि संरचना भी है। यह क्षेत्र प्रादीपीय कहलाता है। पहला प्रादीपीय कहलाता है क्योंकि यह तीन ओर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर द्वारा जल से घिरा है। इसे प्रादीपीय पठार कहा जाता है। यह पठार दो पर्वत श्रृंखलाओं जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा और प्राचीर की भांति पश्चिम तट के साथ फैला हुआ है। यहाँ कई सुंदर झरने और मानसून के मौसम में इसकी खाड़ी ढालों में बहते हैं। तो ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास प्रादीपीय स्थिति को बताएगा। पश्चिमी घाट को यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है क्योंकि यहाँ अनेक नदियां प्रभावित होती हैं और यह क्षेत्र विविधता से परिपूर्ण है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को सह्याद्री पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। आप जान सकते हैं अरे आप जान सकते हैं कि ये पूर्वी घाट है तो ये पश्चिमी घाट है। आगे घटना देखिए। पूर्वी घाट अपेक्षाकृत निम्न और छोटे होते हैं, पर्वत खंडों में विभाजित हैं, जो पूर्वी तट के साथ फैले हुए हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उच्च समतल भूमि का एक विशाल क्षेत्र दक्कन का पठार भी आता है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। पश्चिम से कह सकते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये नदियां कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, लाखों लोगों को जल प्रदान करती हैं। यह पठार खनिजों तथा वन उपजाऊ भूमि से समृद्ध है। इस भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानता है। इस पठारों को हल्का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये आप दृश्य देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के घने जंगल अनेक आदिवासी समुदायों का आवास का स्थान है। ये बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं। उसके बाद की घटनाएं देख लीजिए। इस ओर इसलिए इस क्षेत्र की कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी यहाँ से उद्गम होता है। कृषि उद्योग और बिजली के लिए जल उत्पादन करती हैं। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो पश्चिम में बहती हैं और पूर्व में वो बहती पश्चिम में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती भी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। पठार में स्थित घने जंगल आदिवासी समुदाय की आवास स्थली है जिसमें संथाल, गोंड, बेंगा, भील, कोरकू आदि सम्मिलित हैं। इन जनजातियों की विशिष्ट भाषाएं, परंपराएं और जीवन शैली जो प्रकृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। ये जाति छत्तीसगढ़ के जंगल में मिलती हैं। आदिवासी समुदाय का मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात राज्यों में बड़े पैमाने पर फैली हुई है। इस पुस्तक के अंत में दिए गए राजनीतिक मानचित्र में राज्यों की स्थिति का पता लगाएं। इन्हें भौगोलिक मानचित्र को जोड़ने का प्रयास करें। भारत में पठारों में अनेक सुंदर जलप्रपात क्योंकि यह नदियां आसमान और आसमान और चट्टानी सतहों पर प्रभावित होती हैं। ये जलप्रपात न केवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं अपितु जल विद्युत उत्पादन में सहायता होने के साथ साथ सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध कराते हैं। जो पानी के झरने हैं वो खाली टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं और कृषि के
लिए भी उपजाऊ होते हैं क्योंकि उसमें सिंचाई के लिए उपयोगी होते हैं। पेरिकानल मुन्नार केरल के समीप स्थित ये पावर हाउस जलप्रपात है जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। उसके बाद देखते रहे पश्चिमी घाट में सिंह के समान पूंछ वाला एक बानर जिसे मुकाब कहते हैं। पश्चिमी घाट में किंग कोबरा सांप। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाला एक कीटाभक्षी पौधा जो कीट पतंगों को खाता है। चिपचिपाते जाल को उपयोग छोटी छोटी कीट पतंगों को पकड़ा उन्हें खा लेता है। पठारी क्षेत्र की कोयले की खदानें मुख्यतः ताप विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए किया जाता है, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये दृश्य पश्चिमी तट में स्थित भारत के वित्तीय केंद्र मुंबई का दृश्य है। भारत की अद्वितीय तट रेखाएं हैं कुछ। भारत की तट रेखाओं पर अनेक सुंदर तट, कुलीन चट्टानें, टीले और हरे भरे जंगल पाए जाते हैं। कुछ तटों में सुनहरी रेत पाई जाती है तो कुछ पर काली सैल्ट पाई जाती है। कई द्वीपों पर प्रवाह भित्ति या कोरल द्वीप है जो कई द्वीप घने जंगलों में ढके हुए हैं। भारत के तट पर बहुत से विस्मयकारी भारतीय तट रेखा 7500 किलोमीटर से भी अधिक मानी जाती है। भारतीय तटरेखा जो है टोटल पूरी तटरेखा पश्चिमी और पूर्वी घाट की देखी जाए तो 7500 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 7500 मानी जाती है। उसके बाद ये पता लगाएं, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, भारत का पश्चिमी तट क्या है? आप जानते हैं कि पश्चिमी तट क्या मतलब है? इसका मतलब है ये वाला आपका पूर्वी तट है और ये आपका पश्चिमी तट है। और टोटल मिलाकर आपको देखा जाए पूर्वी और पश्चिम मिलाकर आपके पास 7500 किलोमीटर की डिस्टेंस है। हम पढ़ रहे हैं भारत का पश्चिमी तट, मतलब ये वाला तट। भारत का पश्चिमी तट गुजरात से लेकर केरल तक विस्तृत है, जो मध्य प्रदेश, जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरता है। यहाँ की अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर तेजी से बहती हुई पश्चिमी घाटों पर मुहाना या एस्चुरी का निर्माण करती है। यह तट रेखा छोटी छोटी नदियों और जलोढ़ निरपेक्ष द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी और अन्य भू आकृति जैसे साकरी, खाड़ियाँ, सिक्रेज, एस्चुरी आदि से बनी इस तट पर नर्मदा और ताप्ती नदियों को मुहाने सबसे बड़े हैं। ये आपके पास स्ट्रक्चर है। देखिए पश्चिमी घाट के कई भाग का हवाई दृश्य है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियां और अरब सागर के कितने समीप है? आप देख पा रहे हैं अरब सागर के कितने क्या क्या है, करीब है। पश्चिमी तट पर अनेक महत्वपूर्ण पत्तन मतलब पोर्ट्स नगर हैं। वे शताब्दियों में से अनेक की आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी रहे हैं, मतलब 100 वर्ष पहले हम कह सकते हैं आर्थिक गतिविधि के केंद्र भी रहे हैं। अब पूर्वी तट की बात कर लेते हैं। पूर्वी तट आप जानते हैं कि पूर्वी तट का मतलब हुआ कि ये वाला क्षेत्र जो हैदराबाद उड़ीसा वाला। पूर्वी तट पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। ये गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। गंगा के डेल्टा, यहाँ गंगा का डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक स्थित है, जिसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख हैं। यहाँ चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलकट झील आंध्र प्रदेश में है जैसी महत्वपूर्ण लैगून पाई जाती हैं। लैगून एक प्राकृतिक अवरोध द्वारा बड़े जलाशय के अलग हुई एक झील होती है, उसे हम लैगून कहते हैं। पुलकट और चिल्का झील। जब नदियां अपने अवसादों को किसी बड़े जलाशय जैसे महासागर, झील अथवा अपने मुहाने पर जमा करती हैं तब बनने वाली भू आकृतियों को डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा आपको याद रखने वाला टॉपिक है। तब बनने वाली भूकरती को डेल्टा कहते हैं। कालांतर में ये अवसाद एकत्रित होकर त्रिभुजाकार अथवा पंखा आकार क्षेत्र का निर्माण करते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि जैसी नदियों को उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं जिससे ये भूमि कृषि कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी है। और सबसे अच्छा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा होता है, ब्रह्मपुत्र नदी नदी बनाती है। भारतीय उपमहाद्वीप। हिंद महासागर और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के समूह को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। जितने भी हम कह सकते हैं भारतीय उपमहासागर, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित जितने भी द्वीप होते हैं उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, उपमहाद्वीप समूह कहते हैं। जो भारतीय भू अधिकारों का क्षेत्र है। भारत में दो प्रमुख क्या हैं द्वीप समूह है, एक अरब सागर, एक लक्षद्वीप समूह। एक अरब सागर और एक लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इन द्वीपों में अनेक अद्वितीय वन्यजीव, सुंदर तट, कुलीन, प्रवाल, भित्ति जैसे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कई प्राचीन जनजातियों में हजारों वर्ष पूर्व इन द्वीपों को आवास बनाया जाता है। ठीक है, चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। उसके बाद लक्षद्वीप द्वीप समूह क्या है? लक्षद्वीप द्वीप समूह द्वीपों का समूह जो केवल केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। इसे मूंगे या कोरल से बने
36 बड़े द्वीपों का एक समूह है। सभी द्वीपों पर मानव का निवास नहीं है। भारत का एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र पर जल क्षेत्र पर नियंत्रण है, जिससे उसे मछली पकड़ने, संसाधनों की खोज और पर्यावरण संरक्षण का भी अवसर मिलता है। तो ये भी एक लक्षद्वीप द्वीप समूह सबसे अच्छा कोरल से बना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन द्वीप समूह में 500 से अधिक छोटे बड़े ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप समूह हैं, जिन्हें दो अलग अलग समूह द्वारा विभाजित किया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इनकी भौगोलिक स्थिति को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। ये दृश्य है, ये लक्षद्वीप का प्रवाल भित्ति है, ये अंडमान द्वीप समूह की प्रवाल भित्ति है। ये आपका दृश्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना की एक तैरती हुई गोदी, एक छोटा सा पतयान है, मतलब शिप है, जो अंडमान निकोबार में है। ये द्वीप समूह भारत की गिनी चुनी चौकियों की तरह है, जो समुद्र पर निगरानी रखते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति जीव जंतु पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। हमारे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ये सबसे कठोर परिस्थितियों में सेल्यूलर जेल नामक कारागार में रखा गया था। एक जगह है यहाँ पर सेल्यूलर जेल, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी उनको रखा गया था। इस उनके महान बलिदानों को याद दिलाने के लिए आज भी संरक्षित किया गया है। ये बलिदान हमारे पूर्वजों को हमको स्वतंत्र कराने के लिए दिए गए थे। हम उनके बारे में उच्च कक्षाओं में भी चर्चा करेंगे। ये बैरान द्वीप पर स्थित एक भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का हवाई दृश्य है। ठीक है, उसके बाद बैरान द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरान द्वीप पर है। यहाँ कभी कभी सक्रिय होता है, जिससे आकाश में धूल और लावा फैल जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप में है। पश्चिम बंगाल और सुंदरबन डेल्टा मैंने आपको बताया था। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा मैंग्रोव, ये जो पेड़ की जड़ें हैं, जिससे कि तूफान आंधी पानी आता है, इससे कि बाकी क्षेत्र में नुकसान नहीं पहुंचता है। यहाँ पे बहने वाली जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। उसके बाद की चर्चा, जब हम द्वीपों से वापस हिमालय के पूर्वी भाग की ओर बंगाल की खाड़ी से यात्रा करते हैं, तो हम रास्ते में सुंदरबन दिखाई पड़ता है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदी, जैसे आपने पूर्व में अध्ययन किया होगा, डेल्टा का में स्थित है। इस डेल्टा में नदी, सागर और भूमि का अद्वितीय सम्मिलित है। इसका आधा भाग भारत में और शेष भाग बांग्लादेश में है। यह भी एक यूनेस्को धरोहर में स्थित है। सुंदरबन, रॉयल बंगाल टाइगर सहित अनेक जीव प्रजातियां यहाँ का आवास स्थल है। इनका मानचित्र में डेल्टा का चित्र दिखाया गया है। ठीक है, ये आपको एक सेवन सिस्टम जलप्रपात है, जो मेघालय का है, देख पा रहे हैं। सगसुद मैनिस उत्सव को खासी लोगों द्वारा प्राकृतिक रूप से इस तरीके से दृश्य दिखाया जाता है। और वो दृश्य दिखा रखा है जिसमें चेरापूंजी मेघालय का, जहाँ बारिश सुबह नहीं तो शाम होती है। ये चेरापूंजी का दृश्य मेघालय का। उसके बाद है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। काफी ज्यादा कंटेंट होने के कारण एंड की हो जा रहा है, थोड़ी सा रचा है, लास्ट टॉपिक है। मानचित्र को देखिए आप, हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारी यात्रा का अंतिम गंतव्य है, डेस्टिनेशन है। आप मानचित्र में दिखाई दे गए गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों को देख सकते हैं। ये मेघालय की गारो खासी जयंतिया जनजाति क्षेत्र है, वहाँ की पहाड़ियों के नाम है। मेघालय पठार की ये पहाड़ियाँ अपनी हिमालय भारी वर्षा और लुभाने वाले जलप्रपातों के लिए जानी जाती हैं। ये विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। इसे जंगल या अद्वितीय वन जीवों उपजाऊ मिट्टी में समृद्ध माना जाता है। चेरापूंजी मेघालय की वो जगह है जहाँ पर सुबह नहीं तो शाम बारिश होती है। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित मवलिनलोंग्स गांव एशिया के सबसे स्वच्छ गांव के रूप में प्रसिद्ध है। रमणीय गांव अपनी स्वच्छता और बांस के कूड़ेदान, पर्यावरणीय अनुकूल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव अपनी जीवित जड़ों से बने पुल, लिविंग टूल्स पुल के नाम से भी जाना जाता है। कई वर्षों के दौरान पेड़ों की जड़ों को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये दृश्य और गांव के बारे में कुछ पॉइंट है, इनको समझना बहुत जरूरी है और चैप्टर का अंत ही होता है। भारत जिस उपमहाद्वीप का अंग है, उसे अपना नाम प्रदान करता है। इसमें विविध भौगोलिक विशेषताएं, जिसमें बर्फीले हिमालय से लेकर गर्म थार मरुस्थल है। मैदानी क्षेत्रों अनेक नदियां सींचा जाता है। यहाँ प्राकृतिक प्रादीपीय पठार भी हैं, जिनके पश्चिम अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इन विविध भौगोलिक विशेषताओं और मिट्टी, वनस्पति और जीव जंतुओं में जीवित आर्थिक अवसर सम्मिलित हैं। अनेक परिस्थितियों का सृजन है। इसका एक समृद्ध संस्कृति का निर्माण भी है।
इन भौगोलिक विशेषताओं ने हमारी सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत की विविधता पूरे विश्व में सबसे सर्वोपरि है। भारत की जो विविधता है आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है, कई सौ वर्ष पहले की है। तो आज हमने जो कवर किया है पूरा का पूरा चैप्टर्स कवर किया है, जिसमें हमने भारतीय भौगोलिक विविधता के बारे में चर्चा करी है। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बता सकते हैं। आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं कि आप प्रतिदिन एनसीईआरटी को खुद से भी पढ़ने का प्रयास करें, और ये चैनल आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं जीएस के यूपीएससी।